ऐसे बाकी देश के पास जमीन नहीं मैच खेलने को। हैं? विषय से थोड़ा ना कोई जीत सकता है। हेलो भैया, आगे तुम मुंह उठा के। हैं? हेलो दोस्तों। सर, इंडिया को 257 का टारगेट मिला है। अरे इंडिया तो 257 रन 40 ओवर में जाते जाते बना लेगी, देखना, चिंता मत करो आप। लोकेश कहने सब प्लीज बेसिक से बता भाई, लोकेश अभी तो कुछ बताना भी शुरू नहीं किया है। चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं अपना सवाल। मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु में समझाया है, और आज मिड पॉइंट थ्योरम के सवाल कल बेसिक बेसिक से सवाल करवाए थे, और आज हम अच्छा सवाल करेंगे। ध्यान सुनिएगा, बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी 24 है, और ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है वो 120 है, इस प्रकार से। देखिए ध्यान सुनिए, सबसे पहले हम आपके सामने ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। ये बन गया ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे आंसर अच्छा ट्राइंगल है। साइड बीसी की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है, बीसी की जो लंबाई है वो 24 है। ट्राइंगल का एरिया 120 है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर। आप यहां से परपेंडिकुलर डालो मेरे दोस्तों, आप यहां से परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करो। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों यहां पर एडी, ये बीसी पे परपेंडिकुलर है एडी। ठीक है, तो मैं आपसे बच्चों पहले ये पूछना चाहूंगा कि एडी की लंबाई बताओ क्या होगी। एडी कितना होगा। आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार बीसी 24 है, बेस बीसी के ऊपर हाइट कितनी है एडी, और एरिया आपको क्या दिया 120। तो एडी क्या आ जाएगा 10 नहीं आ जाएगा, 24 पंजे 120, 5 दूनी 10। वैसे भी इन दोनों की गुणा करके 240 होना चाहिए, तब 240 का आधा करेंगे तब 120 आएगा, यानी कि एडी की लेंथ आ गई 10। एडी की जो लेंथ है मेरे दोस्तों कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए सवाल में पूछा क्या, वो देखो बोला है तब बीडी के मिड पॉइंट और एसी के मिड पॉइंट की दूरी बताओ। बीडी का मिड पॉइंट, सपोज ये जो है बीडी का मिड पॉइंट है एम, बीडी का मिड पॉइंट है एम, और एसी का मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट है सपोज ये एन, ये एसी का मध्य बिंदु है एन। आपसे इनके बीच की दूरी पूछी है, ये आपसे पूछा है, बताओ बीडी का मिड पॉइंट और एसी के मिड पॉइंट के बीच की दूरी आपसे पूछी है। जवाब देंगे बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करो स्टूडेंट। इस सवाल का क्या आंसर आएगा हम आपसे खुद जानना चाहते हैं। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल कम। बनाए, बनाइए। तिहरे बता रहे हैं बच्चों आंसर। कैसे किया आप लोगों ने। सबसे पहले साइड बीसी है मेरे दोस्तों, बीसी की जो लंबाई है 24 है। सुनिए मेरे प्यार, बी से सी तक की जो लेंथ है वो 24 है मेरे प्यार भी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाला गया है, एरिया 12 है, एरिया 120 है, तो एडी की लंबाई होगी 10। एडी परपेंडिकुलर है, बीडी का मिड पॉइंट सपोज एम मैंने अपनी तरफ से माना, इसी का एन है। आपको बीडी और एसी के मिड पॉइंट के बीच की दूरी यानी कि एम आपको बताना है। 13 बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है 13। लेकिन कैसे आया भाई, ये सवाल हवा में तो होगा नहीं। ये बीडी का मिड पॉइंट है एम, अब ये साइड एसी का मिड पॉइंट है एन, तो आप अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर है ना। आप अपनी मर्जी से मिड पॉइंट से एक लाइन खींचे मेरे दोस्तों, लाइन खींचिए इसके पैरेलल। आप एडी के पैरेलल एक लाइन खींचिए मेरे दोस्तों, लाइन। तो ये जो लाइन होगी मेरे दोस्तों एनओ, ये जो लाइन होगी मेरे प्यार भी एनओ, मैंने अपनी मर्जी से एडी के पैरेलल एक लाइन खींची, एनओ पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा भाई। अगर ये लंबवत है तो ये भी लंब होगी 90 डिग्री की। अब आप जानते हैं अगर एडी 10 है तो एनओ आधा हो जाएगा 5। बताओ 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई 5, मिड पॉइंट थ्योरम से। ट्राइंगल एडीसी को देखेंगे, ट्राइंगल एडीसी को, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो अगर मैं मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचता हूं, पैरेलल लाइन, तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी, अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी। समझ में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि अगर एडी 10 है तो ये 10 का आधा हो जाएगा मेरे प्यार भी 5 हो जाएगा ना। ट्राइंगल एडीसी को देखो, ये साइड का मिड पॉइंट है, मैंने मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींची है, ये 90 है तो ये भी 90 बनेगा, अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा। कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैंने पढ़ाया है। तो अगर एडी 10 है तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा 5। अब देखो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा सवाल तो सॉल्व हो गया यहां से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बीसी 24 है, अगर बीसी 24 है तो यहां से यहां तक की पूरी लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक की बताओ, पूरी लेंथ यहां से यहां तक की कितनी होगी बताओ। अगर बीसी 24 है तो यहां से यहां तक की पूरी लेंथ क्या होगी मेरे प्यार भी बताओ। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और बताओ। 12 नहीं होगी। यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी क्या ये 12 नहीं होगी मेरे प्यारे भाई, एम से ओ तक की। जवाब दीजिएगा, क्या लेंथ यहां से यहां तक की 12 नहीं होगी 24 का आधा। आप बोलोगे सर कैसे भाई, ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है भी। मतलब मैं आपको समझाई देता हूं, पूरा लिख के बता देता हूं पागलों की तरह। अगर ये x है तो ये भी x है, ये मिड पॉइंट है। अगर ये y है तो ये भी y है, तो यानी कि 2x आ गया 2y आएगा। 2x प्लस y जो है आपका 24 है, 2x प्लस y, तो ये जो लेंथ है तो x प्लस y है, 12 नहीं हो जाएगा 12। अब ये 5 है, 12 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने क्या आएगा 13। 5 12 13 का ट्रिपलेट लग गया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आए आपको ना समझ में आ रहा हो कुछ, तो परपेंडिकुलर डालो। बहुत सारे सवाल होते हैं ज्योमेट्री के जिसमें आप जस्ट परपेंडिकुलर डालते हो, आसानी से बन जाता है सवाल। ठीक है जी, बिल्कुल हो जाएगा। आप यहां से खींचेंगे उससे भी सवाल हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई सभी लोग ध्यान सुनेगा कंसेप्ट। हमने बच्चों आपके सामने ट्रायंगल बनाया है इस प्रकार से। हमने बच्चों आपके सामने स्टूडेंट एक ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना भाई। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मीडियल ट्रायंगल।
मीडियल ट्राइंगल। अब मीडियल ट्राइंगल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मीडियल ट्राइंगल बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, प्यार से सुनिएगा। जब तक मैं पूरी बात ना बता दूं कुछ मत कहिएगा। ट्राइंगल एबीसी है, मैं कहता हूं कि साइड ए बी का मिड पॉइंट है डी, साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, और साइड ए सी का जो मध्य बिंदु है वो ई है। साइड ए सी का जो मिड पॉइंट है वो ई है। अगर बच्चों में डी से ई को मिलाऊंगा, डी से ई को, तो आप मुझे बताओ कि डीई की जो लंबाई होगी, डीई की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। तो आप कहोगे सर मिड पॉइंट थ्योरम से डीई की जो लंबाई होगी बीसी का आधा होगी। ये बात क्लियर है, आप बोलोगे आंसर क्लियर है। और मैं आपसे कहूं कि ट्राइंगल एडीई का जो एरिया है, ट्राइंगल एडीई का एरिया, ट्राइंगल एडीई का एरिया वो पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/4 होगा। 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एडीई का जो क्षेत्रफल है अभी, और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का जो रेशियो होगा, पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो वो 1:4 होगा। यहां तक कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बच्चों बात, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। मैंने आपको पढ़ा चुका ऑलरेडी मिड पॉइंट थ्योरम में। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:2, एरिया का रेशियो क्या आएगा 1:4। यानी कि अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया 4 यूनिट है, पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर 4 यूनिट है, 4 यूनिट, तो ट्राइंगल एडीई का जो एरिया होगा, ट्राइंगल एडीई का एरिया वो कितना होगा 1 यूनिट होगा। ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट होगा, और नीचे का क्या बचेगा एरिया 3 यूनिट बचेगा। तो पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया अगर 4 है तो एडीई का एरिया 1 होगा। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, अगर साइड बीसी का मिड पॉइंट एफ है, अगर साइड बीसी का मध्य बिंदु एफ है बीसी का, तो अगर मैं डी से एफ को मिलाता हूं मेरे प्यारे भाई, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा बीडीएफ, इसका जो एरिया होगा वो पूरे ट्राइंगल का 1/4 होगा। अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, आप इसमें दो साइड के मध्य बिंदु को, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हो, तो जो ट्राइंगल बनता है छोटा वो पूरे ट्राइंगल का 1/4 होगा कि नहीं होगा। अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया 4 है तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1 होगा, 1। यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया भी 1 यूनिट होगा। मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, पढ़ा दिया ऑलरेडी। 1 होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। और डीएफ की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, ये डी से एफ तक डीएफ की जो लंबाई होगी वो क्या होगी मिड पॉइंट थ्योरम से, डीएफ की जो लंबाई होगी वो एसी का आधा होगी, AC/2। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा दिया ऑलरेडी, आधे घंटे पढ़ाया थोड़ी कचरा। अब अगर मैं ई से एफ को मिला देता हूं, ई से एफ को, दो साइड के मिड पॉइंट, ई जो है साइड ईसी का मिड पॉइंट है, साइड बीसी का मिड पॉइंट है, मैंने ई से एफ को मिला दिया, तो भाई ये जो साइड बनेगी मिड पॉइंट थ्योरम से ईएफ, मिड पॉइंट थ्योरम से जो ईएफ होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों, मिड पॉइंट थ्योरम से दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया, तीसरी साइड का आधा AB/2 होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने आपको बताया कि अगर कोई ट्राइंगल है, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया अगर 4 है तो छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा कि नहीं होगा। अगर पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 4 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, होगा कि नहीं 1। अब आप मुझे बताओ, अगर पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 4 है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट है, तो बताओ इसका एरिया क्या बचा, इसका एरिया क्या बचा मेरे प्यारे भाई, बताओ क्या बचा इसका एरिया। और दूसरी बात मैं आपसे खुद ही पूछूंगा कि ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों, बताइएगा जल्दी से बताओ। अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया मैंने 4 माना, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 1 1 3 हो गया, तो इसका एरिया बचा 1। यानी कि मेरे दोस्तों ट्राइंगल डीएफ का जो एरिया है वो 1 यूनिट है, पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया है 4। इसी ट्राइंगल डीएफ को हम बोलते हैं मीडियल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, मीडियल ट्राइंगल बोलते हैं, मीडियल ट्राइंगल। तो मीडियल ट्राइंगल समझ में आया, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो ट्राइंगल बनता है उसे उस ट्राइंगल का मीडियल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है, इसकी तीनों साइड के मिड पॉइंट को हमने मिलाया, तो जो ट्राइंगल बना है डीईएफ, ये जो त्रिभुज डीईएफ है ये ट्राइंगल एबीसी का मीडियल ट्राइंगल है, और इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। मीडियल ट्राइंगल का एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल का 1/4 होगा। अगर हम बात करें पेरीमीटर यानी कि परिमाप की, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो ट्राइंगल डीईएफ का जो पेरीमीटर होगा, ट्राइंगल डीईएफ का जो पेरीमीटर होगा मेरे प्यारे, पेरीमीटर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। अब अगर मैं तीनों भुजाओं का योग करूंगा, दिस जमा दिस जमा दिस, तो क्या आएगा बीसी एसी एबी, तीनों के नीचे 2 है, तीनों के नीचे 2 है, तो क्या AB प्लस BC प्लस CA/2 नहीं हो गया तीनों भुजाओं का योग। भाई ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा हो गया, AB प्लस BC प्लस CA/2 नहीं हो गया, इन तीनों को मैं जोड़ूंगा, यानी कि ओरिजिनल ट्राइंगल के पेरीमीटर का आधा, ट्राइंगल ABC के पेरीमीटर का आधा। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर आया है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि अगर हम किसी त्रिभुज की तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो जो ट्राइंगल बनता है उसे मीडियल ट्राइंगल कहते हैं। उसका पेरीमीटर ओरिजिनल ट्राइंगल के पेरीमीटर का आधा होता है, उसका एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होता है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे जी सर। तो पेरीमीटर परिमाप आधा हो जाएगा। परिमाप क्यों आधा होगा, क्योंकि हर भुजा आधा हो गई। डीईबीसी का आधा है, ईएफएबी का आधा है, डीएफएसी का आधा है, हर भुजा आधी हो गई, तो एरिया 1/4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आपको यहाँ पे 4 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इन चारों का एरिया आपस में सेम है, सभी का एरिया बराबर है। ये सभी ट्राइंगल में होगा, चाहे वो ऑब्ट्यूज हो, चाहे वो राइट एंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो बेटे। चलो अब हम इस पे बेस सवाल करते हैं। ये कंसेप्ट था, सवाल नंबर है 80, बनाओ। बोला ट्राइंगल एबीसी में डीईएफ क्रम से बीसी सीए एबी के मिड पॉइंट है, बीसी 25.6 है, सी 18.8 है, एबी 20.4 है। तो ट्राइंगल डीईएफ का परिमाप याद करें। ट्राइंगल डीईएफ का जो परिमाप होगा ओरिजिनल ट्राइंगल के पेरीमीटर का आधा होगा। ओरिजिनल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है 25.6 प्लस 18.8 प्लस 20.4 का आधा, तीनों को जोड़ के आधा कर देना है। 25 और 20 45, 46, 46 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 64.4, 32 पॉइंट आ जाएगा क्या,
25 और 20 45 और एक 46, 46 में 46 और 8 54 होता है तो 64 हो जाएगा। 64.8 का आधा 32.4 इसका आंसर है, सी ऑप्शन 32.4। खत्म, 1 सेकंड में। ठीक है ना, बस आधा कर देना है। आप ये ना लिख के सीधा ये भी कर सकते हैं कि भाई इसका आधा आधा 25.6 का आधा हो जाएगी 12.8 है भाई, 18.8 का आधा 9.4, 20.4 का आधा 10.2, सीधा ये भी कर सकते हैं। ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 81। मान लीजिए एबीसी क्रम से ट्राइंगल एक्स वाई जेड की साइड एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के मिड पॉइंट है। मान लो एबीसी ट्राइंगल एक्स वाई जेड की साइड के मिड पॉइंट है। यदि ट्राइंगल एक्स वाई जेड का एरिया 8464 है एक्स वाई जेड का, तो आपसे पूछा ट्राइंगल एबीसी का एरिया ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल भाई, एक ट्राइंगल एबीसी है, सॉरी एक्स वाई जेड है ट्राइंगल, और तीनों साइड के मिड पॉइंट है एबीसी, मिड पॉइंट है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के मिड पॉइंट है एबीसी। एक्स वाई जेड का एरिया 8464 है, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आएगा बटे 4, इसको 4 से भाग दे देंगे, क्या आएगा 2116। पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 2116। अब इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा, बताओ, आप खुद बताओ बच्चों, क्या इससे आसान सवाल बन सकता है? जिस बच्चे को मात्र कंसेप्ट पता है, उसे कोई ज्योमेट्री पोमेट्री नहीं आती, वो भी ये सवाल कर सकता है। और पेपर में आधे सवाल लगभग ऐसे आते हैं जिनमें केवल आपको फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल कंसेप्ट याद होना चाहिए और आप सवाल कर ले जाओगे। हर सवाल ऐसा नहीं होगा, जैसे कि हमने आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें आपको कंसेप्ट रटे होने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन देखो इन दोनों सवालों में तो कोई दिमाग नहीं लगाना, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है, ये बनाएंगे 82 नंबर, करो जल्दी से। और मैं हर अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन करवाता हूं जिससे कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सीडीएस के पेपर का सवाल है 2023 का, बनाओ। एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी 41 है, बीसी 28 है, सी 15 है। डीईएफ ए बी बी सी सी ए के मिड पॉइंट है, तो ट्राइंगल डीईएफ का एरिया क्या है, बताओ बच्चों। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है ए बी 41, बीसी 28 और सी 15। तो इन तीनों के मिड पॉइंट को मिलाया गया है, एबीबीसी के मिड पॉइंट को डीएफ। डीएफ का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/4। तो पहले आप यहां से ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालो, ट्राइंगल एबीसी का एरिया। अब तीनों साइड दिए, एरिया कैसे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा बच्चों। एरिया क्या आएगा भाई, सेमी पेरीमीटर क्या है, तीनों को जोड़ के आधा कर दो। सेमी पेरीमीटर क्या है बच्चे, यार पेन नहीं चल रहा। सेमी पेरीमीटर क्या है स्टूडेंट्स, तीनों को जोड़ के आधा कर दो। 8 और 1 9 5 14 का 4 हासिल 1, 4 और 1 5 2 7 1 8 84। अभी 84/2 42, सेमी पेरीमीटर आ गया 42। एरिया क्या होता है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी 42, 42 माइनस 41 1, 42 माइनस 28 14 और 42 माइनस 15 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 27। क्या आ गया। अब देखो 42 का मतलब होता है 14 तिया 42। अगर मैं 42 को ये लिख लूँ ना 14 तिया 42, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, 14 गुणा 3 ये लिख लूँ अगर मैं, तो 14 गुणा 14 कंड रूट 14 आ जाएगा। अब 27 से 81 कंड रूट 9 आ जाएगा, तो 14 निम्मा आ गया। एरिया आएगा 14 निम्मा 126, 126 आ गया ट्राइंगल का एरिया एबीसी का। तो ट्राइंगल डीएफ का एरिया आएगा बटे 4, 126 को 4 से भाग देंगे, क्या आएगा मेरे दोस्तों 31.5, सी ऑप्शन 31.5 इसका आंसर है। देखो इसमें आपसे 2 स्टेप पूछ लिए, पहले आपको एरिया निकाला, उसका बटे 4 कर दिया, आ गया एरिया ट्राइंगल डीएफ का। तो 4 से भाग देना, आपने आधा कर दिया, गलती ना करें। ठीक है भाई, आगे चलेंगे बताएंगे। 2 सवाल और हैं फिर चैप्टर ओवर। 83 नंबर क्वेश्चन करिए, 2 सवाल और हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर है 83, आपके सामने जवाब दीजिएगा, कौन करेगा। आंचल सवाल पढ़ो, सवाल में सवाल से पहचानोगे, पागल हो गई है बिल्कुल। 4 कैसे डिवाइड किए, अबे तुम लोगों की बुद्धि सड़ चुकी है क्या, है आटा नहीं खा रहे तुम लोग। ये कांसेप्ट नहीं बताया कि किसी ट्राइंगल एबीसी के तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। हद होती है, देखो बुद्धि सड़ चुकी है, सड़ चुकी है इन लोगों की बुद्धि, है गोबर एकदम। हर बात पे चित्र बनाओगे तो पेपर में चित्र बनाते रह जाओगे, पूरा पेपर नहीं करके आओगे। ट्राइंगल एबीसी है राक्षसो, एबीसी है, साइड AB का मध्य बिंदु D है, बोला है BC का मिड पॉइंट E है, BC का AC का मिड पॉइंट F है, इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है, AB का मिड पॉइंट D है, BC का E है, AC का F है, तो ये DEF मीडियल ट्राइंगल बनाना, इसका एरिया क्या आएगा, ओरिजिनल ट्राइंगल का 1/4। ओरिजिनल ट्राइंगल ABC की साइड दी हुई है, उसका एरिया निकालो और 4 से भाग दे दो मजदूरों की तरह। ऐसे सवालों में डाउट पूछने का हक नहीं है। कोई मुश्किल चीज चल रही हो, कोई कठिन हो, कोई लॉजिक चल रहा हो तो बात ठीक भी है, ऐसे डाउट पूछोगे तो नहीं होगा भैया, जिसमें सीधा थ्योरम है और थ्योरम को बालकों की तरह लगा के उत्तर निकाल लेना है, कोई लॉजिक नहीं। ऐसे तो आप 9वीं क्लास के बच्चे की बराबरी भी नहीं कर पा रहे, शर्म नहीं आती कभी आपको।
मोमोज खाना बंद करो पहले तो, ये मोमो चाउमीन खाना बंद करो, ठीक असर नहीं जा रहा तुम्हारे दिमाग में। चलिए, दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, दोनों क्वेश्चन बहुत खतरनाक हैं। सवाल नंबर 83 जो है ये सीडीएस 2019 के पेपर में आया है, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे टीचर इस सवाल को सिमिलरिटी से बताते हैं, पर मेरे पास एक सॉलिड तरीका है जिससे मैं सवाल को 1 सेकंड में करना सिखाऊंगा। पैरेलल लाइन के कंसेप्ट, मैंने आपको पैरेलल लाइन पढ़ा दिया है और उनके कंसेप्ट भी सिखाए हैं। ऑन ए प्लेन एरिया देयर आर टू वर्टिकल टावर सेपरेटेड बाय 100 फीट अपार्ट, द शॉर्टर टावर इज 40 फीट टॉल। देखो आपके पास दो टावर हैं, दोनों टावर 100 फीट की दूरी पर हैं, छोटा टावर 40 फीट लंबा है। तो ऐसे कर लेते हैं मेरे दोस्तों, आगे पढ़ो पहले। ए पोल ऑफ लेंथ 6 फीट स्टैंड ऑन द लाइन जॉइनिंग द बेस ऑफ टू टावर, दोनों टावर के बेस को मिलाने वाली लाइन पर एक खंभा खड़ा है 6 फीट लंबा। सो दैट, खंभा इस प्रकार से, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट टिप ऑफ टावर, टावर की जो टिप है और पोल की जो टिप है वो सेम ही लाइन में है। अब केवल यहां तक पढ़ो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, ध्यान से सुनेगा। ये एक सीधी रेखा है, अब दो टावर हैं, बच्चों सुनिएगा ध्यान से, दो टावर हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। इस सवाल में साफ साफ कहा गया कि दो टावर हैं, एक बड़ा है और एक थोड़ा छोटा है, इस प्रकार से दो टावर है, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक बड़ा है और एक छोटा है, यस और नो, ठीक है ना। ये दोनों टावर एक दूसरे से 100 फीट की दूरी पर है, दोनों टावर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 100 फीट की दूरी पर है। छोटे टावर की जो लंबाई है वो 40 फीट है, तो बड़े टावर की लंबाई तो इसी से ज्यादा होगी ना, है ना। छोटे टावर 40 फीट लंबा है, तो जो बड़ा टावर है वो 40 फीट से ज्यादा लंबा होगा, इसलिए मैंने बड़ा बनाया। तो दोनों टावर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 100 फीट है। अब दोनों टावर के आधारों को मिलाने वाली लाइन पर, दोनों टावर के आधारों को मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन पर एक खंभा खड़ा है। क्या खड़ा है मेरे दोस्तों, इस लाइन पर एक खंभा है 6 फीट लंबा, इस प्रकार से खड़ा है कि दोनों टावर की नोक, दोनों टावर की नोक और पोल की नोक एक ही लाइन पर है, दोनों टावर की नोक और पोल की नोक एक ही लाइन पर है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ध्यान सुनेगा, अगर आपने टावर को यहां खड़ा कर दिया, 6 फीट का टावर है, तो क्या इन तीनों के नोक एक लाइन पर कभी आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। तो आप मुझे बताओ फिर ये जो पोल है, ये जो खंबा है कहां होगा। सवाल में बताया नहीं कि आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि खंबे को इस तरीके से बनाना है, और खंबा केवल 6 फीट का है, 6 फीट का खंबा, तो खंबा मेरे दोस्तों यहां पर होगा कि तीनों के, केवल 6 फीट ऊंचा खंबा है कि तीनों के जो पोल हैं, तीनों की जो टिप है, तीनों की जो नोक है, तीनों की जो नोक है, ये एक सीधी रेखा में आए, तो भाई सीधी रेखा में तभी आ पाएंगी मेरे दोस्तों, इस प्रकार से। आई कि नहीं आई। तो आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा कि भैया जो हमारा 6 फीट का खंबा इन दोनों के बीच में नहीं होगा, यहां आगे की तरफ होगा, तभी इन तीनों के जो नोक है वो एक लाइन में आ पाएंगे। ऐसा सवाल में कहीं दिया नहीं है कि इसको आगे बनाना, आपको खुद कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। तो ये होते हैं वो सवाल जिनमें केवल फॉर्मूला रट के आप काम नहीं चला सकते, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला छोटे टावर से खंबे की दूरी 75 फीट है, तो ये छोटा टावर है 40 फीट का, इस छोटे टावर से खंबे की, यानी कि ये वाली जो दूरी है, ये दूरी यहां से यहां तक की, ये 75 फीट है, 75 फीट है। एफटी का मतलब फिट होता है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा लंबे टावर की ऊंचाई, ये आपसे पूछा लंबे टावर की ऊंचाई, आपको ये दिया कि ये 6 फीट है मेरे दोस्तों, आपको दिया ये 40 फीट है, आपसे पूछा इस लंबे टावर की हाइट बताओ, करो कैसे करेंगे। ये सवाल है, पहले तो चित्र बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। सवाल के अनुसार ये तीनों जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल खंबे हैं, सीधे खड़े होंगे सीधे। हमारा एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, जिस पर मैं कंसेप्ट की वीडियो डालता रहता हूं। कितने लोगों को पता है इस चैनल के बारे में, मैथ्स कंसेप्ट किंग, बहुत ही जो है पॉपुलर यूट्यूब चैनल है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच में, डेली कंसेप्ट बताता हूं। उस चैनल पे इस कंसेप्ट की एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है मैंने 15-20 मिनट की, तो सब बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे, मैथ्स कंसेप्ट किंग। खाली समय जो होता है उसमें रील देखने की बजाय उल्टी सीधे अगर आप हमारी वीडियोस को देखते रहोगे तो आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, पढ़ाई भी हो जाएगी साथ साथ। बताओ, बताइए मेरे प्यारे भाई, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है ना, तीनों ही लाइन। अब देखो बहुत सारे टीचर्स जो करवाते हैं इस सवाल को, जो मैं करवाऊंगा वो टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलेगी, गारंटी है। जो मैं टेक्निक करवाऊंगा कहीं नहीं मिलेगी, वो इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा के ट्रायंगल पूरा हो जाएगा और सिमिलरिटी लगाते हैं, 3-3 राइट एंगल बनेंगे, सिमिलरिटी लगाते हैं, नो डाउट आंसर आएगा, पर टाइम ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। भाई मैंने आपको पैरेलल लाइन का कंसेप्ट पढ़ा है, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। अब बताओ, ये 100 फीट है, 75 फीट है, रेशियो कितना है, तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4:3 का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ सर 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4:3 का रेशियो है। मैंने आपको पैरेलल लाइन में समझाया था, आखिरी कंसेप्ट अगर आपको याद हो, कि जैसे जैसे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं, लेंथ बढ़ती जा रही है, लेंथ बढ़ती जा रही है, तीनों लाइन पैरेलल हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेंथ बढ़ती जा रही है, लेंथ बढ़ती जा रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसकी लंबाई मेरे दोस्तों 6 फीट है और इसकी जो लंबाई है बच्चों 40 फीट है। इसकी लंबाई कितनी है मेरे प्यारे भाई, 40 फीट है। यहां से यहां तक आप कितने कदम चले हो, 3 और 4 टोटल 7 कदम चले हो। एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, रेशो से काम चल जाएगा, 7 कदम आप चले हो। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, याद आ जाएगा। आप यहां से यहां तक आए, लंबाई कितनी बढ़ी, 34 फीट, कैसे 40, लंबाई कितनी बढ़ी आपकी 34 फीट। 3 कदम चलने पर लंबाई 34 फीट बढ़ी है, 3 कदम चलने पर। तो आप मुझे बताओ कि 4 कदम चलने पर लंबाई कितनी बढ़ जाएगी। 3 कदम चलने पर आपकी लंबाई 34 फीट बढ़ गई है, तो 4 कदम चलने पर लंबाई कितनी बढ़ जाएगी। 3 कदम में 34 फीट बढ़ी है, तो 1 कदम में बढ़ेगी 34/3, तो 4 कदम में कितनी बढ़ेगी, मल्टीप्लाई बाई 4। 34 चौक आ गया मेरे दोस्तों
136/3, 136/3 का मतलब क्या होगा? 45.33, 45.33 आएगा मेरे दोस्तों, 45.33। समझ में आया? 3 कदम में अगर 34 फीट बढ़ रही है तो 1 कदम में 34/3, 4 कदम चलो, 4 कदम में कितना गुणा 4, 136 को 3 से भाग देंगे 45.33, तो 40 से 45.33 बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 40 में 45.33 जोड़ेंगे 85.33 फीट इस टावर की हाइट होगी मेरे दोस्तों। और एग्जैक्ट आंसर आ गया, आपसे लगभग पूछा है तो लगभग है 85 फीट। ए ऑप्शन आंसर, ए ऑप्शन। 125 नहीं है गौरव। याद आया किसी को? हमने पैरल लाइन में कंसेप्ट आपको सिखाया था, और ये ऐसा तरीका है जो मात्र आपका आंसर 1 सेकंड में निकाल के देगा, 1 सेकंड में। जैसे जैसे हम इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे, लंबाई बढ़ती जा रही है, लंबाई 6 से 40, 34 फीट बढ़ी 3 कदम में, 4 कदम में कितना बढ़ेगी? 45.33, 40 में 45.33 जोड़ेंगे 85.33 फीट। खत्म, आगे चलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 84। आप कहोगे सर ये क्या सवाल है, इतने टफ सवाल क्यों करवाते हो? सवाल है CHSL 2023 प्री का, ये वाला। ये सेम सवाल 4 शिफ्ट में आया है, ये सेम क्वेश्चन सेम डाटा के साथ 4 शिफ्ट में आया था। 39 शिफ्ट बनी थी CHSL में, 39 शिफ्ट में से 4 शिफ्ट में ये वाला सवाल आया था। बस चेंज क्या था कि हर सवाल में अलग अलग चीजें पूछी गई थी, अलग अलग चीजें। तो 4 शिफ्टों में सवाल आया है ये वाला, और चारों शिफ्टों में सब सेम डाटा था, सेम लैंग्वेज थी, बस अलग अलग चीजें पूछी गई थी। तो कराना बनता है, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल है। 90% बालक जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे, और जो हमसे पढ़ के गए थे जीरो टू हीरो बैच में जो थे, मैं तो ये सवाल कई सालों से करवा रहा हूं, ये वाला सवाल, कि मुझे पता है कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उनके लिए मजाक है, उन बालकों के लिए सवाल मजाक रहा होगा। और जो और कहीं से पढ़े आप समझ लो उनका क्या हाल हुआ होगा। इतना लंबा सवाल देकर उनके गुर्दे हिल गए होंगे, अंदर से हिल गए होंगे ना गुर्दे। पहली बात तो इतना लंबा सवाल, फिर चित्र बनाने में, फिर सॉल्व करने में, वो भी प्री में, मेंस में नहीं, प्री में। बिल्कुल लगा सकते हैं संभावी, बिल्कुल। अब चलो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। सुहास, एक 3.5 मीटर टॉल ट्री, कॉमा लगा है सुहास, और एक पेड़ है जो 3.15 मीटर टॉल है, और एक 11.25 मीटर टॉल बिल्डिंग है। आर पोजिशन सच दैट देयर फिट ऑन द ग्राउंड आर कोलिनियर। ओके भाई, देखिए 3 चीजें हैं। एक तो बिल्डिंग है 11.25 मीटर ऊंची, और एक है 3.15 मीटर लंबा ट्री, और एक है भी हमारा सुहास, वो एक ही लाइन में है, उनके जो जो है पैर है वो ग्राउंड पर एक ही लाइन में है, ठीक है ना, जमीन पर उनके पैर एक ही लाइन पर हैं तीनों लोगों के। द ट्री इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। पेड़ जो है वो बिल्डिंग से 45 मीटर की दूरी पर है, पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। द आइज फर्दर, इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ की चोटी और इमारत की चोटी एक ही पंक्ति में पड़ती हैं। सुहास भाई की आंखें पेड़ की चोटी और इमारत का टॉप तीनों एक ही लाइन में है। सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि सुहास की हाइट हो गई है। सुहास की आंखें जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो पूछा है पेड़ सुहास से कितनी दूरी पर है, तो सबसे ऊंचा कौन है? बिल्डिंग। तो भाई बिल्डिंग को बनाओ मेरे दोस्तों यहां पे। तुमसे अच्छा कौन है? बिल्डिंग, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बिल्डिंग है हमारी 11.25 मीटर ऊंची मेरे प्यारे भाई, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है बिल्डिंग। अब एक पेड़ है मेरे दोस्तों, ये रहा पेड़। ये पेड़ कितना ऊंचा है? पेड़ है 3.15 मीटर ऊंचा पेड़ है, पेड़। अब ये सुहास है, सुहास कौन है भाई साहब? ये सुहास भाई हैं। अब मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, अभी समझ में आएगा। सुहास की जो आंखें वो जमीन से कितनी है? 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है, ये बोला गया कि सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है, ये रहा मेरे दोस्तों, है ना, यानी कि सुहास की हाइट 1.8 मीटर है। अब बोला ये गया था सवाल में, इसलिए ऐसा बनाना पड़ा कि बिल्डिंग का टॉप, पेड़ का टॉप और सुभाष भाई की आंखें तीनों एक ही लाइन पर है। अगर तीनों एक ही लाइन पे तो चित्र ऐसी तो बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपने एकदम चोखी बात करी से। देखो समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सेम कंसेप्ट है ना। अब देखो पिछले साल मैंने ये सवाल नहीं करवाया तो इस साल पेपर में नहीं आया, पिछले साल तो मैंने ये सवाल नहीं करवाया था मेरे दोस्तों, ये तो इस साल नया आया है, मैं तो इस साल करवा रहा हूं। मैंने तो पिछले साल ये पढ़ाया था, पर मैंने बच्चे की सोच इतनी डेवलप कर दी थी, जितने भी बालक मेरे चारों शिफ्टों में बैठे होंगे उन्होंने सबने सवाल कर दिया होगा बिल्कुल मक्खन की तरह। बाकी लोगों के गुर्दे हिल गए होंगे सवालों को, इस सवाल को करने में, कि पहले तो इतना लंबा सवाल प्री में पढ़ने की आदत नहीं है। मैं तो आदत डलवाता हूं भाई कि सवाल टफ भी आते हैं पेपर में, पर चित्र बनाना है फिर आगे सॉल्व करना है। ये इमारत है, पेड़ है, सुहास। अब आगे क्या बोला यहां पर कि पेड़ जो है बिल्डिंग से 45 मीटर की दूरी पर है। ये जो पेड़ है ये बिल्डिंग से 45 मीटर की दूरी पर है, दूरी 45 मीटर है। इमारत और पेड़ के बीच की दूरी 45 मीटर है। आपसे पूछा ये गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सुहास द ट्री इज लोकेटेड। सुहास पेड़ से कितनी दूरी पर, आपसे दूरी पूछी गई है, ठीक है ना, समझ में? अब देखिए पेपर में जो सवाल आए थे 4 सवाल, कभी उसमें ये पूछ लिया था कि बताओ सुहास की हाइट क्या है, कभी आपसे दूरी पूछ ली थी, कभी बिल्डिंग की हाइट पूछ ली थी, कभी पेड़ की हाइट पूछ ली थी, ये सारे कभी चारों शिफ्टों में अलग अलग चीजें पूछी थी, सेम नहीं आया था, ठीक है भाई। अब बताओ कैसे होगा स्टूडेंट्स? हमको बात अच्छी तरीके से पता है कि जैसे जैसे आप इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो लेंथ बढ़ती जा रही, घटती जा रही है, या फिर आप लेफ्ट से
राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, लेंथ बढ़ती जा रही है। हमको निकालना एग्जैक्ट, ये 45 मीटर है, ये कितना है। अब बताओ आप यहां से यहां तक आए, लेंथ कितनी घटी मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा, लेंथ कितनी घटी। 11 में से 3 घटाएंगे 8.1, 8.1 मीटर घटी। और इसे करस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ आपको, 45 मीटर दिया हुआ, 45 मीटर। जब आप यहां से यहां तक आए तो बताओ लेंथ कितनी घटी है, जवाब देंगे। तो 11 में से 8 गया 3, और ये 1.35, 1.35 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपसे पूछिए, तो सवाल है। यहां से यहां तक आए, लेंथ कितनी घटी है, 8.1 मीटर, उसे करस्पॉन्डिंग क्या है 45। 3.15 से 1.8 कितना डिक्रीज हुआ, 1.35, 1.35 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा मेरे दोस्तों, जवाब दो। 8.1 की वैल्यू 45 मीटर है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू आएगी 45 बटे 8.1। आपसे एक यूनिट की वैल्यू आ गई, आपसे 1.35 की वैल्यू पूछिए, तो मल्टीप्लाई बाई 1.35 ये आएगा। अब यहाँ पे दशमलव से दशमलव काट देते हैं, 9 पंजे 45 और ये 90, 45 दिया 135, 45 दूनी 90, यानी कि 15/2, 5 दिया 15/2, और 15/2 आएगा 7.5 मीटर। 7.5 मीटर इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। 8.1 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो 1.35 की वैल्यू पूछी है 7.5 मीटर, सी ऑप्शन आंसर है। अनंत जी कह रहे हैं प्री लायक सवाल है क्या, वैसे सवाल तो मेंस लायक ही है, बट अगर मैं एग्जामिनर होता तो सारे प्री के सवाल ऐसे ही डालता। अगर मैं एग्जामिनर होता तो बच्चों को हकीकत दिखाता कि क्या पेपर का लेवल होना चाहिए। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर हाइट पूछी तब, हाइट पूछता तो ये बता तो दिया, पिछला सवाल हाइट पूछता तो ये है भी, हाइट पूछता तो आपको दोनों चीजें देता बेस वाली। ठीक है ना सुमित। मिनिमम हर सवाल का लेवल ये होना चाहिए प्री के पेपर में, मिनिमम। ठीक है भाई। अब जैसे 39 शिफ्ट बनी प्री में, हर शिफ्ट में 25 सवाल है, तो टोटल हो गए 975 सवाल। तो 975 सवाल में मुश्किल से 975 सवाल में ऐसे सवालों का जो लेवल होता है वो लगभग लगभग 100 के आसपास रहता है, 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। यानी कि एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल ऐसे होते हैं, बाकी 22-23 क्वेश्चन इजी होते हैं, इजी टू मॉडरेट। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए क्या कि 15 आसान होने चाहिए, आसान, 5 मॉडरेट और 5 बहुत डिफिकल्ट, तब पेपर अच्छा बनता है। ठीक है जी। लेंथ ऐसे निकालेंगे ना, बताया तो सर निकाल के है भी, अगर इसकी पूछ लेता तो रिवर्स डायरेक्शन से सॉल्व करते। चलो बच्चों, तो मैंने आपको करवा दिया, मैंने चारों नहीं करवाए, मैंने तो एक ही शिफ्ट का सवाल करवाया आपको। ठीक है ना। चलिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, शीट ओवर, ज्योमेट्री की 5वीं शीट ओवर, अब हमारी ज्योमेट्री की 6ठी सीट है। ज्योमेट्री की अब हमारी 6th सीट है, 6th सीट। ठीक है ना। छोटी सी शीट है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, सिमिलरिटी ही ज्यादा बड़ी शीट थी, बाकी सब छोटी छोटी शीट है। सीट में तो कुल सवाल ही 21 हैं, 21 सवालों की शीट है। अब देखिए मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, सवाल हम कल करेंगे, फटाफट कंसेप्ट सुनेंगे सब लोग। नाम से क्लियर है, सर्व का मतलब सारे, अंग का मतलब अंग। अब त्रिभुजों के अंग क्या होते हैं, उनके कोण होते हैं, भुजाएं होती हैं, है ना, उनके समद्वि भाजक होते हैं, उनकी हाइट होती है, उनके मध्यकाएं होती हैं, उनका एरिया होता है, पेरीमीटर होता है, त्रिभुजों के अंग हैं। और सम मतलब समान, यानी कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके सारे अंग समान हो, यानी कि उनकी सारी भुजाएं बराबर हो, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, उनका एरिया बराबर हो, उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट सेम हो, उनका मध्यिका सेम हो, उनके एंगल बाइसेक्टर की लंबाई सेम हो, सब कुछ सेम हो, सारे अंग समान हो, ऐसे दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम का मतलब फोटो कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट जिरोक्स कॉपी। जैसे दो जुड़वा बच्चे पैदा हो, दो जुड़वा बच्चे फोटो कॉपी है बिल्कुल एक जैसे, तो हम उनको बोलेंगे सर्वांगसम। लेकिन सर्वांगसम कितनी सी सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसे दो ट्राइंगल जिनका साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए। साइज एंड शेप शुड बी सेम, यानी कि साइज उनका आकार भी सेम हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो। शेप मतलब दोनों दिखने में भी एक जैसे हो। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ऐसे दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यानी कि जितने भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे, बट दो सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज हैं वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, बट दो सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में केवल शेप सेम होता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी एक जैसा होना चाहिए। तो ऐसे दो ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहे जाते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने दो ट्राइंगल बनाता हूं,
मैं आपके सामने यहां पर दो ट्राइंगल बनाता हूं, दो ट्राइंगल। बच्चों ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है मेरे प्यारे में डी ई एफ। दो ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब यहां पर मेरे दोस्तों ये एंगल वैल्यू लेके समझा देते हैं मेरे दोस्तों। ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है। तो ये तीनों एंगल बराबर हैं। बस जब तीनों एंगल बराबर हैं इन दोनों त्रिभुजों के, तो एक ऐसे ट्रायंगल हो गए मेरे दोस्तों, ये हो गए सिमिलर ट्रायंगल। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल हो गए। भाई यहां पे एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, संगत कोण सेम है। अगर संगत कोण सेम है, तीनों कोण सेम है, तो सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये दिया हुआ है सवाल में कि बीसी से ईएफ का जो रेशियो है वो 1:1 है। ये दिया हुआ है कि भाई ये तीनों कोण 50 60 70 है और बीसी से ईएफ का जो अनुपात है वो 1:1 है। या इसका मतलब ये हुआ कि बीसी जो है वो ईएफ के बराबर है। ये दिया हुआ है मेरे दोस्तों कि दो त्रिभुज ऐसे हैं कि उनके तीनों कोण बराबर है, 50 60 70 50 60 70, और ये वाली साइड बीसी इस ईएफ के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या कहोगे कि भाई बीसी और ईएफ करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी कि 50 डिग्री के सामने बीसी, यहां 50 डिग्री के सामने ईएफ। ये क्या हो गए मेरे दोस्तों, ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई। करस्पॉन्डिंग साइड आपको इक्वल दी हुई है मेरे प्यारे। अगर करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:1 है, इसका मतलब हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होना चाहिए। यहां बीसी से ईएफ करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:1 है, यानी कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग, ये दोनों संगत भुजाएं बराबर हैं, तो बाकी दोनों संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 हो जाए। दो सिमिलर ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे अगर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:1 बन जाता है। यानी कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ की लंबाई बराबर हो जाती है तो दोनों ट्रायंगल कैसे बन जाएंगे, फिर वो कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम बन जाएंगे। समझ में आया? कोई डाउट? अगर आपके पास दो समरूप त्रिभुज हैं, गारंटी है कि इन दोनों के तीनों कोण बराबर हैं, अगर इसमें करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी, कोई भी करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी, कोई भी एक, तो बाकी की सारी करस्पॉन्डिंग लेंथ भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी। यानी कि जब सब कुछ ही बराबर हो जाएगा फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे की फोटोकॉपी बन जाएंगे, जीरोक्स कॉपी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सॉरी बीसी जो है वो ईएफ के बराबर है। यानी कि अगर बीसी ईएफ के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड बराबर है, तो बी के सामने, एंगल बी के सामने एसी और एंगल ई के सामने डीएफ, ये करस्पॉन्डिंग साइड ये भी सेम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एसी किसके बराबर होगा मेरे दोस्तों, डीएफ के होगा। या एंगल सी के सामने 70 है या एफ के सामने 70, ये भी इक्वल हो जाएगा ना, ए बी और ये डी, ये भी सेम हो जाएगा। यानी कि ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डीई के। जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तीनों कोण बराबर हो गए, तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ कैसे बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। तो साइन है सिमिलरिटी का, सिमिलर तो है नहीं, ये कॉन्ग्रुएंस। तो भैया इस साइन के नीचे आपको ऐसे दो डंडे और खींच देने हैं, ये होता है सर्वांग सम का साइन। यानी कि यहां पर मेरे प्यारे भाई त्रिभुज एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस बात को गणित की भाषा में ऐसे लिखा जाएगा, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, और ये वाला जो निशान है ये सर्वांग समता का है। अगर ऐसा लगा हुआ है तो इसका मतलब तुरंत समझ जाइएगा कि ये तीनों कोण बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, एरिया बराबर है, पेरीमीटर बराबर है। अगर आप इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर फिट करोगे तो परफेक्ट फिट हो जाएगा। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिट होगा, कि जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही ये है। समझ में आया? शमशाद कह रहे सर इतना पानी क्यों पीते हैं, अलग सूख जाता है चिल्लाते चिल्लाते हैं। शमशाद तुम एक बार यहां पे खड़े होकर, जिस स्तर के बालक हमारे देश में हैं, जिस स्तर के बालक मेरे पास पढ़ने आते हैं, बिल्कुल खत्म बुद्धि वाले, उनको जरा एक बात भी समझा के दिखा दो आप। समझ में आया? इन लोगों को मेरे पानी पीने से भी दिक्कत है। तुम लोग मुझे प्यासा मारना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं ना खाऊं पीऊं, है ना फिल्म देखूं, ना परिवार के साथ रहूं, बस तुमको पढ़ाता रहूं, गुलामी करूं मैं तुम्हारी, कि आपने एक बैच ले लिया है, अब जैसे आप चाहो मैं वही करूं। ये सब चाहते हो तुम। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। कोई डिफरेंस नहीं नीतीश। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं नीतीश। जो जैसा जो पहला ट्रायंगल है बिल्कुल वही दूसरा ट्रायंगल है, दोनों एक दूसरे की फोटो कॉपी है, लेमिनेशन है, बिल्कुल ऐसा समझो। ठीक है भाई। तो दो ट्रायंगल सिर्फ कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनका साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती हैं, एरिया भी बराबर होते हैं। जबकि सिमिलर ट्रायंगल में
केवल करस्पोंडिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल साइज में छोटे बड़े होते हैं, वहां इक्वल नहीं होते मेरे दोस्तों, रेशियो सेम होता है, करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल नहीं होती, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। चलेगा, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हिंदी वाले भाई लिखेंगे सर्वांगसम होने की शर्तें, त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की शर्तें। हिंदी वाले भाई लिखेंगे त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की शर्तें। देखिए अगर हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, दो ट्रायंगल हमारे पास दिए हुए हैं, अगर वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो भाई ऐसा नहीं है कि हमको दो ट्रायंगल अगर सर्वांग सम है तो ये बात पता करने के लिए पहले पैमाने से तीनों भुजा नाप रहे हो, फिर चांदे से तीनों कोण निकाल रहे हो, फिर एरिया निकाल रहे हो दोनों का, फिर परिमाप निकाल रहे हो। हर एक चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यानी कि उनमें सब कुछ सेम है, दोनों एक दूसरे के जीरोक्स हैं मेरे प्यारे भाई। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं कि आप तीनों कोण भी बराबर चेक करो, तीनों भुजाएं भी चेक करो, एरिया भी चेक करो, नहीं। कुछ स्पेशल कंडीशन है, अगर वो संतुष्ट हो जाती है मेरे प्यारे भाई तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो स्पेशल कंडीशन हमको चेक करनी पड़ती है केवल। जैसे भाई दो जुड़वा बच्चा पैदा हुए, जुड़वा बच्चे हैं तो जाहिर सी बात उनका एक ही पापा होगा, एक ही पापा होगा और दोनों बालक एक जैसे लग रहे हैं तो भाई कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाकी चेक करने की जरूरत थोड़ा है। दोनों जुड़वा है, एक ही बाप है उनका और दोनों एक दूसरे के जैसे लग रहे हैं, है भी एक की शकल दूसरी शकल से कतई मैच कर रही है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है सेम एंगल एंड सेम साइज, सेम एंगल सेम साइड। अगर दो त्रिभुज मेरे दोस्तों कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है तो उनके सारे कोण सेम है, सारी भुजाएं सेम है, ठीक है भाई। लेकिन आपको हर चीज चेक करने की जरूरत नहीं है कॉन्ग्रुएंसी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम बताने के लिए, तो उसकी कुछ स्पेशल कंडीशन है, केवल आप वो चेक करोगे। सबसे पहला है एस एस एस, हिंदी में लिखेंगे इसको साइड साइड साइड, हिंदी में साइड 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 ही लिखेंगे मेरे दोस्तों, एस एस एस, बचपन में पढ़ा होगा आपने, एस एस एस। अगर दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ इस प्रकार से हैं कि इन दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं, जैसे ये भुजा 5 है, ये 6 है, ये 7 है, यहां पर ये भुजा 5 है, ये 6 है, ये 7 है, बस तीनों भुजाएं बराबर दी हैं और कुछ नहीं दिया, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी सेम आएगा, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं सेम हैं, तो क्या हो जाते हैं? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम हो जाएंगे। समझ में आया? बात क्लियर है? 9th क्लास का टॉपिक है पूरा का पूरा। कुछ कुछ याद आ रहा है बाल को? ठीक है ना? अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, आप कहोगे सर ये कॉन्ग्रुएंट है, सब कुछ बराबर है। सेकंड है मेरे प्यारे भाई साइड एंगल साइड, एस, हिंदी में लिखेंगे साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। अगर आपके पास मेरे प्यारे भाई यहां पर दो त्रिभुज इस प्रकार से हैं, मैं बनाता हूं आपके सामने दो त्रिभुज, ठीक है बच्चों। देखिए अगर आपके पास दो त्रिभुज इस प्रकार से हैं ए बी सी और डी ई एफ, इन दो त्रिभुजों की दो साइड ही सेम है, दो साइड सेम है, दो साइड, तो ये वाली साइड ए बी इसके बराबर है डी ई के, जहां मैं एक जैसे साइन लगाता हूं आप तुरंत समझ जाया करो बराबर है। एसी किसके बराबर है? एसी बराबर है डी एफ के। कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए, अभी दो भुजाएं बराबर होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? हो सकता है 5 हो या 7 हो या 6 हो जाए, और ये 5 7 और ये मेरे दोस्तों 8 हो जाए, कहां हो गए कॉन्ग्रुएंट? अलग अलग हो गए ये तो। अगर किसी त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं, और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, दोनों भुजाओं के बीच वाला ही कोण सेम होना चाहिए, दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण अगर सेम है, बीच वाला, ये थीटा और ये थीटा मेरे प्यारे भाई, बीच वाला कोण सेम है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर ये दो साइड सेम है और उनके बीच वाला एंगल सेम है तो आप कोसाइन रूल लगाना, कोसाइन रूल से तीसरी भुजा ऑटोमेटिक सेम निकल के आएगी, कोसाइन रूल से जब तीसरी भुजा भी सेम निकल के आ जाएगी तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण सेम है, बीच का कोण, बीच का कोण, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसा नहीं कि आपने एक में बी इक्वल कर दिया और एक में डी, गलत हो जाएगी। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ही सेम होना चाहिए, बीच का कोण, इसलिए यहां पे कोण बीच में लिखा है, साइडों के बीच में कोण लिखा है इसलिए, ठीक है भाई। अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यहां पर अब सब कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे है कोई? ट्रिपल एस, ए ऐसे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ए ऐसे। ट्रिपल ए कुछ नहीं है, ट्रिपल ए कुछ नहीं है, ट्रिपल ए कुछ नहीं है।
देखो वैसे मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि अगर किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल के, अगर किन्हीं दो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर हो जाए, करस्पॉन्डिंग लेंथ दो समरूप त्रिभुजों की अगर संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम बन जाते हैं। मैंने लाइन खुल के बोली, आपने लिख ली होगी, लिख ली ना बेटा। अगर दो समरूप त्रिभुजों की करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर हो जाती है तो वो कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने हमने दो ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल बनाया बच्चों हमने यहाँ पर डीईएफ, दूसरा त्रिभुज बनाया डीईएफ। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो एंगल सेम है, माना ये एंगल बी जो है ये थीटा है, यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर ये अल्फा है मेरे दोस्तों, ये अल्फा है, दो एंगल सेम है। जासी बात है अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ये वाला कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, अगर दो फिक्स है तो तीसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब होगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो ही गए। अब आप बताओ, दो एंगल बराबर है और उन दोनों एंगल के बीच की साइड सेम है, दो एंगल बराबर है और उन दोनों एंगल के जो बीच में साइड बन रही है वो सेम है, ये सेम है मेरे प्यारे। भी आपको दिया हुआ है कि बीसी ईएफ सेम है। अगर आप देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं, ये दोनों इस एंगल के सामने और ये एंगल डी के सामने करस्पॉन्डिंग साइड है, ए और डी करस्पॉन्डिंग संगत कोण है, दोनों बराबर है। एंगल ए के सामने एंगल डी के सामने करस्पॉन्डिंग साइड, जब करस्पॉन्डिंग साइड ही आपस में बराबर हो गई, उनका रेशो ही 1:1 हो गया, तो दोनों ट्रायंगल कैसे बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। समझ में आया नहीं नितिशा? क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, ठीक ना। अब आखिरी कंडीशन है, बचपन में जो आपके दिमाग में फर्जी बेवजह की चीजें डालेंगे उसको निकाल दो। कंसेप्ट वो तो बचपन में आपको रटाया गया कि ये भी रट लो, ये भी रट लो, ये भी रट लो, ठीक है ना। मैं आपको रटा नहीं रहा, मैंने तो आपसे सिंपल सी बात बोली भाई कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं और उनकी संगत भुजाएं बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। इस एक बात से बहुत सारी चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। सबसे आखिर में है आरएचएस, और ये केवल राइट एंगल में लगता है, राइट एंगल में बहुत इंपॉर्टेंट है आरएचएस। राइट एंगल इतने बच्चों को याद है, राइट एंगल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण साइड। बताओ भी क्या है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड? हिंदी में यही बोलेंगे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, हिंदी आरएचएस। हिंदी इतनी भयानक है कि उसको कभी इस्तेमाल नहीं करोगे आप, नो हिंदी। बचपन में भी हिंदी वाले मास्टर इंग्लिश में बताते थे चीजें, मेरे मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा बट उसने इंग्लिश में बताई थी, ठीक है ना। देखो मेरे दोस्तों, ये वाली जो है कंसेप्ट केवल राइट एंगल में लगेगा। अगर आपके पास दो समकोण त्रिभुज है, अगर आपके पास दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से, दो समकोण त्रिभुज, सुनना मेरी बात गौर से। अगर आपके पास दो समकोण त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ, डी ई एफ, इन दोनों में एक बात तो एक कॉमन होगी कि भाई दोनों ही राइट एंगल है। एक तो राइट एंगल सेम होना चाहिए, उसके बाद दोनों का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, कर्ण दोनों का हाइपोटेनस 90 के सामने भाई जो इसका हाइपोटेनस है वह इसका हाइपोटेनस, दोनों का कर्ण सेम है। एक तो मेरे दोस्तों राइट एंगल सेम होना चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए दोनों ही, दोनों का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, और कोई भी एक भुजा सेम होनी चाहिए, कोई भी एक साइड सेम होनी चाहिए, कोई भी एक साइड सेम होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे बीसी और एएफ बराबर है, राइट एंगल है दोनों ही, मेरे पास भी दोनों का हाइपोटेनस सेम है और ये एक भुजा बीसी और एएफ बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? पाइथागोरस से भी अगर हाइपोटेनस सेम है, सपोज एग्जांपल के लिए दोनों का हाइपोटेनस 13 13 है, दोनों का हाइपोटेनस, और एक साइड बराबर है, एग्जांपल के लिए सपोज दोनों की 12 12 है, तो जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा 13 12 तो पाइथागोरस से 5 नहीं आ जाएगा, ये 13 12 5 नहीं आ जाएगा। जब यहाँ पर ये 5 12 13 5 12 13 सब सेम आ गए तो कॉन्ग्रुएंट बन गए कि नहीं बन गए? आप बोलोगे हाँ जी सर बन गए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उनका हाइपोटेनस सेम है और कोई एक साइड सेम है मेरे दोस्तों, कोई एक भुजा सेम है, तो क्या बन जाते हैं मेरे प्यारे भाई? वो राइट एंगल, वो कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम बन जाते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। यहां तक किसी बालक को कोई डाउट, कोई समस्या? क्या नहीं समझ आया अभिनव, मुझे बताओ कि ये बात समझ नहीं आई। दिस इज बेसिक सुवाजीत, प्लीज टीच, आई एम फ्रॉम बंगाल, इट इज फेसिंग डिफिकल्टी लॉट, सो प्लीज टीच विद बेसिक। सुवाजीत यही बेसिक है, 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, 9वीं क्लास में मास्टर इससे 4 गुना तेजी से पढ़ाते हैं 9th क्लास में, और यही बेसिक है और यही कॉन्ग्रुएंसी है, इससे नीचे कुछ नहीं होता। इससे स्लो में पढ़ाऊंगा तो कभी सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे हम लोग, कभी भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे 3 साल में भी। आप मुझे लिख के दे दो कि सर आप तो हमें 5 साल तक सिलेबस करवाते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। अपनी बुद्धि को तेज करो, मुझे स्लो करने की बजाय खुद को फास्ट करो, मुझे स्लो करने की बजाय खुद को फास्ट करो। फास्ट बंदे की नौकरी लगती है, स्लो आदमी की नहीं। अरे कोई नई चीज पढ़ा रहे हैं, 9th क्लास के पढ़ा रहे हैं, 9वीं कक्षा में है कि नहीं सब कुछ? बताओ। नौवीं क्लास में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बचपन में कभी जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा, सरकार की कृपा से पास हो गए, तो क्या करें बताओ हम? स्कूल में भी डिटेल में नहीं बताया आपको, ठीक है भाई। दोनों जो ट्रायंगल हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो ऐसे भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर दो ट्रायंगल बना देता हूँ, दो सामने दो ट्रायंगल बनाए, ये दोनों ही राइट एंगल है, ये दोनों ही राइट एंगल है मेरे प्यारे, राइट एंगल, ठीक है ना। ये 24 है, ये 7 है, सॉरी 25 है, ये 25 है, ये 7 है। तो बताओ बच्चों क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है?
क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? बताओ, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? बताएं जल्दी से। इतने स्लो क्यों हो तुम यार? हैं? ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल सर्वांग सम है? बिल्कुल है, बिल्कुल सेम है, कॉन्ग्रुएंट है भाई। दोनों राइट एंगल हैं, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों में एक भुजा सेम है, बस यहाँ पे टिल्ट ही तो कर दिया गया है तो सेम ही, बस इसको ऐसे ना घुमा के ऐसे घुमा के लिख दिया है ना। है तो सेम ही कि दोनों ट्रायंगल भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। कोई तकलीफ इसमें दो पैसे की नहीं है। अरे भैया, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों राइट एंगल हैं, दोनों का हाइपोटेनस सेम है और एक भुजा बराबर है, तो भुजा तो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगी। ये भी 24, ये भी 24, तीनों भुजा बराबर नहीं होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गए, बात समाप्त। बस यहाँ पर फिगर ऐसे है, यहाँ पर इस तरीके से है, टिल्टी तो करके लिख दिया है और तो कुछ नहीं किया। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो कैसे लिखोगे? ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है बताइएगा, तो ये मत कर दीजिएगा कि ट्रायंगल डी एबीसी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, तो गलत हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह ही करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना है आपको बच्चों। अब आप ये बताओ, यहाँ पर ये राइट एंगल कौन सा है? यहाँ पर बी राइट एंगल है, यहाँ पर ई, तो ई आएगा मेरे प्यारे भाई, ई। अब मेरे दोस्तों यहाँ 7 के सामने ए है, यहाँ 7 के सामने एफ है, तो ए के करस्पॉन्डिंग एफ है, बचा डी। तो एबीसी ट्रायंगल एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट है, एफ ई डी के, एफ ई डी। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह ही आपको करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना है। एबीसी को सिमिलर डीईएफ के मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा भाई। यहाँ पर राइट एंगल कौन सा है? बी, यहाँ पे ई, तो बी के करस्पॉन्डिंग आपका ई हो गया, पहली बात तो। अब यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड के सामने का एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ 7, 7 के सामने क्या है? ए। यहाँ 7 के सामने क्या है? एफ, तो ए और एफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ए के करस्पॉन्डिंग एफ आएगा, ठीक है, फिर बचा डी, एफ ई डी। ठीक है बच्चों, बस इतना सा कंसेप्ट है। इसमें बहुत हल्के हल्के सवाल, देखो मैंने कितनी बेसिक से आपको पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा समझाई, फिर मैंने कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी में फर्क समझाया, फिर मैंने एक चित्र खींच के आपको एग्जांपल से समझाया मेरे दोस्तों। हर एक बात को लिखा भी है कि सिमिलरिटी का, कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, फिर मैंने आपको उसकी डिटेल में एग्जांपल के साथ एक एक शर्तें बताई हैं। 9वीं क्लास में तो टीचर रटवा देते हैं कि ये रट लो भैया, मैंने कारण भी समझाया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 1, करके बताओ हमें जल्दी से। अब देखो ये सवाल 2023 के प्री में, ये भी प्री का सवाल है, लेकिन इस सवाल का स्टैंडर्ड देखो आप कितना गिरा हुआ है, ये भी प्री का सवाल है। दो त्रिभुज एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड का एरिया 58 है, तो ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू का एरिया क्या होगा? भाई साहब, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ बराबर होगा। अगर एक ट्रायंगल का एरिया एक्स वाई जेड का 58 है, तो यू वी डब्ल्यू का एरिया भी 58 ही होगा। ये प्री का सवाल है बच्चों। तो मैं सवाल आसान भी करवाता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन बैच प्री प्लस मेंस तो बालों का बेवकूफ नहीं बनाता कि लिखा प्री प्लस मेंस और प्री का भी नहीं पढ़ाया, ठीक सर, खत्म कर दी। मैं प्री भी पढ़ाता हूँ और मैं मेंस भी पढ़ाता हूँ, एक साथ होगा, दोनों चीजें एक साथ। अब बुद्धि इतनी तेज करो अपनी कि प्री और मेंस एक साथ झेलने की ताकत हो बुद्धि में, ठीक है ना। वैसे सवाल करवाता हूं तो खुश होते रहोगे, अगर मैं ऐसे ही सवाल और ऐसी ही चीजें पढ़ाता हूं तो आप सब खुश होते रहोगे, उससे आपका प्री तो निकल जाएगा एक बारी को, मेंस कभी नहीं निकलेगा। फिर आपका ये रहोगा सर 3 साल से प्री तो निकल रहा, मेंस नहीं निकल रहा। 95% बालक तो ऐसे ही है ना, जो जिनका केवल प्री पास होता है, कभी मेंस निकल ही नहीं पाता। क्यों नहीं निकल पाता? कि मेंस लेवल का उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने कभी मेंस की तैयारी करी नहीं है, वो केवल प्री लेवल की चीजें पढ़ के अपने आप को महाराजा समझ रहे हैं। नौकरी प्री से नहीं लगती, मेंस से लगती है। मेंस में जो मेंस में बढ़िया परफॉर्म करेगा, प्री तो क्वालिफाइंग हो चुका है। अब ये बताइएगा मेरे प्यारे, बताओ, घुमा देना पंकज। ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, सी ए बराबर पी क्यू है, तो बिल्कुल बेसिक सवाल है प्री लेवल के। अब यहाँ पे पूछा है कि अगर ऐसा है तो बताओ क्या होगा मेरे दोस्त, अब सुनिएगा। यानी कि मुझे पता चल गया दो त्रिभुज हैं एबीसी और पी क्यू आर, ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी पी आर की, सी ए पी क्यू, तीनों साइड बराबर है। अब तीनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मुझे करस्पॉन्डिंग साइड की जगह ही करस्पॉन्डिंग साइड लिखी हुई होनी चाहिए। अब ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, मैं चित्र नहीं बनाने बैठूंगा यहाँ पर। भाई यहाँ ए बी है, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या क्यू आर आ रहा है? नहीं, यहाँ तो पी आर आ रहा है, गलत है बात। यहाँ ए बी है मेरे दोस्तों, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग भुजा क्यू आर आनी चाहिए, भाई यहाँ तो पी क्यू आर है, ये भी गलत है भाई। यहाँ लिखा ए बी, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर आ रहा है, हाँ जी यहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है ए बी, ए बी अब ये की बात है, और यहाँ लिखा है आरपी, आरपी नहीं आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, ये भी गलत है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो जो बचा है सी वही सही होगा, बात खत्म। ऐसे करना है आपको, सब बच्चों का आंसर आ गया, सी ऑप्शन सही। कर पाओगे ना स्टूडेंट्स? इतना आसान सा सवाल था, आगे चलेंगे। ये बनाओ बच्चों, करो। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी, दो अलग अलग त्रिभुज हैं। एंगल ए 55 डिग्री का है, ए बी डी के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, ई 85 डिग्री है, एफ 40 डिग्री है। कौन से त्रिभुज का साइन है, कौन से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ सर्वांग सम होंगे? आपको दो साइड तो बराबर दिया है, गारंटी से बीच का एंगल सेम होगा, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे, पहला ऑप्शन। समझदार वाले वो ऐसे ही कर लेंगे। देखिए दो त्रिभुज हैं, चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है, एबीसी और डीएफ। साइड ए बी बराबर है डीई के, दिया हुआ है सवाल में। एसी बराबर है डीएफ के, एसी किसके बराबर है? डीएफ के। अब यहाँ एंगल ए 55 डिग्री है, ई 85 है, एफ 40 है, तो एंगल डी क्या होगा मेरे दोस्तों? बताओ एंगल डी क्या होगा? तीनों कोणों का योगफल 180 होता है ना। अगर 85 प्लस 40 125 डिग्री हो गया, तो डी बचा 55 डिग्री का, 55 डिग्री बचा कि नहीं? 180 माइनस 125 55, तो भाई एंगल ए 55 डिग्री का है, एंगल डी 55 डिग्री का, बराबर हो गया। वैसे भी ए बी और ए सी में ए कॉमन है, दो भुजाएं बराबर है, ए बी और ए सी, कॉमन क्या है? ए एंगल। डीई और डीएफ बराबर है, डीई और डीएफ में क्या कॉमन है? डीई और डीएफ में कॉमन है डी एंगल। तो एंगल ए और एंगल डी भी अगर आपस में दोनों बराबर हो गए, तो साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर, उनके बीच का कोण बराबर है, दो साइड बराबर, उनके बीच का कोण बराबर है। तो बताओ हो गया कि नहीं कॉन्ग्रुएंट? चित्र नहीं बनाना है, चित्र बनाओगे तो और ज्यादा क्लियर चीज दिखाई देंगी, लेकिन वो चित्र बनाने की आदत आपको इतना स्लो और इतना धीरे बना रही है कि आप कभी पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे।
सीधा दिमाग में सोचना है, दो साइड बराबर है, उनके बीच का एंगल सेम आ रहा है, ए और डी, तो सर्वांग सम हो गई, बात खत्म। सवाल नंबर 4, त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू, दो ट्रायंगल है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है। देखो बी जो है वो क्यू के बराबर है, सी जो है वो आर के बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, पी ए के बराबर हो गया। तीनों कोण बराबर हो गए तो सिमिलर आ गए। ए बी बराबर 2 पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू का दुगुना है, ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड है, और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो 2 है, ए बी जो पी क्यू का दुगुना है। तो ये दोनों ट्रायंगल देखो प्यारे भाई, अगर इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है तो सिमिलर तो हो गए, बट कॉन्ग्रुएंट, लेकिन देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है क्योंकि तीनों एंगल बराबर हो गए, दो एंगल बराबर दिए हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया, तो सिमिलर तो हो ही गए। क्या ये कॉन्ग्रुएंट भी बने? नहीं बन पाए। कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं है आपस में, ए बी जो है पी क्यू का दुगुना है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर नहीं है। भाई सिमिलर तो है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि ट्रायंगल हमारे सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। सिमिलर तो है बट यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये। पांचवा सवाल, दिए गए चित्र में सही विकल्प चुनिए। कौन सा विकल्प सही है चित्र में? चित्र दिया, ये 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 70, ये 70 है, ये 60 है, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 180 होना चाहिए ना, 7 6 13 और 5 18, 180 हो गया। तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तो सिमिलर तो है। अभी देखो ये दोनों भुजाएं बराबर दी हैं, ये सिमिलर तो है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर दी हैं, दोनों भुजाएं क्या है? 50 डिग्री के सामने की साइड और यहाँ 50 डिग्री के सामने की साइड डीएफ, तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। करस्पॉन्डिंग साइड अगर सेम है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, गलत है बात। अब किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई? भाई यहाँ एंगल ए 60 है, यहाँ पे ई 60 है, तो ए के करस्पॉन्डिंग ई आएगा, ए के करस्पॉन्डिंग एफ है, ए के करस्पॉन्डिंग डी है, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही सही है, ए के करस्पॉन्डिंग ई है, बी 50 50 के करस्पॉन्डिंग बी के करस्पॉन्डिंग एफ है, और 70 सी के करस्पॉन्डिंग जो है डी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट है। सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट बी बन गई है, कॉन्ग्रुएंट। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सर ये भी तो सही है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ईएफडी, ये भी तो सही है, सिमिलर तो है, तो ये सही तो है पर ये, लेकिन ये अधूरी जानकारी है। क्या है अधूरी जानकारी? एबीसी ईएफडी के सिमिलर है, सिमिलर मतलब तीनों एंगल सेम है, पूरी जानकारी क्या है? तीनों एंगल सेम है और तीनों भुजाएं भी बराबर है, ये पूरी जानकारी है, इसलिए ज्यादा सही ऑप्शन ये वाला है। सही तो ये भी है बट अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी इस ऑप्शन में। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया। आज की कहानी इतना ही, बाकी कल बाय।